हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको लैब स्टैंड की चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने लाइट को देख लिया था, यानी जो आपका 10th में ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लिया था हमने। 3 चैप्टर है आपके ऑप्टिक्स में, देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और जो ह्यूमन आई है ये वाला चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया है। तो इन सबको आपको कट कर लेना है। अब फिजिक्स में हमारे 2 चैप्टर बच गए हैं, एक है इलेक्ट्रिक करंट और एक है हमारा चुंबक यानी कि मैग्नेट वाला। ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर देखेंगे। ओके, और ये दोनों चैप्टर हैं ये दोनों चैप्टर आपको 12th में भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक बना लेना है ताकि जब 12th में चैप्टर मैं दोबारा कराऊंगा अच्छे से, तब आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं ये सबको हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतिकी। ओके, इस चैप्टर में देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो ये सब हम हिंदी में भी देखेंगे, तो हिंदी मीडियम वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ। ओके, रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस, किस पे डिपेंड्स करता है रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक पावर। इन सब टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, कमेंट बॉक्स में आपको प्रेजेंट लिखना है। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं चार्ज। चार्ज यानी कि आवेश। आवेश क्या होता है, देखिए आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। मूल कण यानी कि मेन पार्टिकल है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। चार्ज कैसा हो सकता है, दो ही हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। ये होता है चार्ज। और ये क्या है, एक एटम का मेन पार्टिकल है। ओके, एटम का एक पार्टिकल है। अब देखिए हम पीछे बहुत बार पढ़ते आए, जब हम पीरियोडिक टेबल भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने इस चीज़ का यूज़ लिया था। ओके, जब सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, दूर करेंगे। ओके, जब आप चुंबक के दोनों सेम सिरे को, या नॉर्थ नॉर्थ को आप जब चिपकाओगे तो चिपकेंगे नहीं, या फिर साउथ साउथ को जब आप चिपकाओगे तो चिपकेंगे नहीं। यानी कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये हर चीज़ पे लागू होता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो। ओके, हर चीज़ पे नियम लागू होता है। यानी समान चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान या फिर विपरीत, अपोजिट, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, चार्ज का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है कुलाम। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुलाम। ओके, अब देखिए एक कुलाम बराबर, ये वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली जाती है। एक कुलाम बराबर कितना होता है, एक कुलाम बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 क्या, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज। इतने इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज को क्या बोलेंगे हम, एक कूलम चार्ज बोलेंगे। ओके, तो एक कूलम की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश यानी कि चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, अगर आपसे पूछे एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इसको नीचे भेज देंगे, एक के नीचे भेज देंगे, यानी 1/6.25 इंटू 10⁻18। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, और एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है। ओके, आवेश निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ओके, Q इज इक्वल टू NE। ओके, जहाँ पे N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे सकता है। आवेश पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है, नंबर्स पूछ सकता है, या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछ सकता है। ओके, तो ये एक फॉर्मूला होता है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है, इसे भी याद कर लेना है। ठीक है, Q इक्वल टू NE, इसका हम यूज़ करेंगे अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया चार्ज। ओके, अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप देखिए, तो 2 ही टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, जो कि 12th की जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसमें यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो पूरे चैप्टर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसमें गॉस का नियम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप नाम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। स्टैटिक मतलब कि स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि जो चार्ज होगा वो स्थिर होगा, फ्लो नहीं करेगा। ओके, और करंट में क्या होगा, वो फ्लो करेगा, तभी तो करंट बनेगा। ओके, तो देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप व्हेन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज डेवलप्ड बट डू नॉट फ्लो। ठीक है, चार्ज तो बन जाता है लेकिन वो फ्लो नहीं होता है, यानी कि एक ही स्थान पर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करता है।
ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल क्या है, चार्ज डेवलप्ड बाय ग्लास रॉड एंड जब हम ग्लास की रॉड को रगड़ते हैं सिल्क के कपड़े पे तो उस पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक, ये तो आपने किया भी होगा बचपन में, जो स्केल होती है ना लाइन खींचने की स्केल, उसको आप रगड़ते होंगे अपनी शर्ट पे और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे चिपकाते होंगे, या फिर ये भी नहीं किया होगा तो बलून को बालों में रगड़ा होगा और फिर उसे चिपकाते होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप व्हेन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेवलप इन अ मोशन। ओके, यानी कि इसमें चार्ज भी डेवलप होगा और वो मोशन भी करेगा। ओके, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा। जैसे हमारी वायर है, घरों में जो चार्ज जो जिसको हम बिजली बोलते हैं, करंट बोलते हैं, वो कौन सा है, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन यूज इन आवर होम्स, ठीक है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, देखिए कितना टेक्निकल लैंग्वेज है। जो करंट यूज़ कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होता है वायर्स में, वायर्स में क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये वाली इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप के होते हैं। ओके, अब आगे देखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। ओके, देखिए विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत आवेश की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, क्यू क्या है, यहाँ पे आवेश है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, कितने टाइम पे कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं, उसी को बोलेंगे हम विद्युत धारा। ओके, इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, 1 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ जहाँ पे मिली आए तो वहाँ 10⁻³ और जहाँ पे माइक्रो आए वहाँ पे 10⁻⁻6। ओके, माइक्रो में 10⁻⁻6 और मिली में 10⁻³ एम्पियर। ओके, बेसिक था ये। आगे देखते हैं अब। अच्छा, विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को किसके द्वारा मापा जाता है, एमीटर के द्वारा। ओके, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, और जो इसका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो बहुत कम रखते हैं। ओके, तो एमीटर का प्रतिरोध कम रखते हैं और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यही लाइन से क्वेश्चन बन जाता है कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो बहुत कम होता है, और इसको कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओके, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ओके, विद्युत धारा की दिशा, जैसे कि एक परिपथ, एक क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक, देखिए उसमें क्या है, जैसे कि उस क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि धारा ऐसे दिखा रखा था कि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। ओके, और क्वेश्चन ये था कि एंटी क्लॉकवाइज क्या प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त क्या प्रवाहित हो रहा है, तो धारा तो क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रहा है। क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसी चलती है, तो धारा तो क्लॉकवाइज चल रही है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटी क्लॉकवाइज, और ऑप्शन में से दे रखा था विद्युत धारा, प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट साइड में मूव करते हैं। जैसे विद्युत धारा की दिशा इधर है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टी साइड होगी। ओके, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, मैं करवाऊंगा उसको, शॉर्ट वीडियो में बना के करवा दूंगा आपको। ठीक है, और चैनल पे शॉर्ट वीडियो डलती रहती है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैं ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, और जो आजकल पूछे जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्या है वही क्वेश्चन लेता हूँ और उन्हीं की मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। तो चैनल पर शॉर्ट वीडियो पड़ेगी, उन्हें भी देख सकते हो। ओके, और इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आज। ओके, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है। ठीक, विद्युत धारा को धनावेशों का माना गया था, क्योंकि जिस समय विद्युत धारा की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई। अच्छा, शुरू में विद्युत धारा को हम क्या मानते थे कि पॉजिटिव है, ये विद्युत धारा पॉजिटिव है, शुरू में हम ये मानते थे, लेकिन विद्युत धारा पॉजिटिव नहीं है, क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, पॉजिटिव क्यों मानते थे, क्योंकि हमें उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी उस टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन से पहले हम विद्युत धारा की हमने खोज कर ली थी। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक हम क्या मानते थे कि विद्युत धारा क्या है, धनावेश है। ओके, तो एक ऐसे फैक्ट था ये। आगे देखिए पोटेंशियल यानी कि विभव देखिए विभव क्या होता है, पोटेंशियल, वर्क डन बाय मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी वाले नोट करेंगे। एकांक धनावेश को, अच्छा पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर
लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। क्या बोला मैंने, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना काम किया जाता है उसी को विभव कहते हैं या फिर पोटेंशियल कहते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला, अच्छा ये नहीं आएगा आप में, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, फॉर्मूला देगा या फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल देगा। ओके, चैप्टर छोटा है और इजी है, इसलिए मैं इसमें जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है पीछे, 11th-12th है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करवा रहा हूँ। ओके, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, V = W/Q। अगर देखिए मैं इसको एक कर दूंगा यानी एकांक यूनिट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, V = W। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है कि एकांक धनावेशी चार्ज को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, ओके, V = W हो गया ना, तो जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को विभव बोलते हैं। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया, एक तो यहाँ से बना लेंगे हम, W/Q है। W का क्या होता है, जूल। Q का भी हमने पीछे देखा कुलाम होता है, तो जूल प्रति कुलाम हो सकता है, जूल प्रति कुलाम, या फिर इसका एक और मात्रक होता है जिसे बोलते हैं वोल्ट। तो वोल्ट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आगे जूल पर कुलाम किसकी यूनिट है तो विभव का ही है, ठीक है, पोटेंशियल का ही है। ओके, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ओके, विभव किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर, और धारा किससे माप देते हैं, अमीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर को हम परिपथ में कैसे लगाते हैं, पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल में लगाते हैं। ओके, पार्श्वक्रम लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, और इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो दोनों उल्टे हो गए, अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर से क्या करेंगे, धारा को मापेंगे, वोल्ट मीटर से हम विभव को मापेंगे। ओके, अमीटर को हम कैसे लगाएंगे परिपथ पे, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को कैसे लगाएंगे, समांतर क्रम में। अमीटर का प्रतिरोध क्या रखेंगे, कम रखेंगे। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा और देर तक भी याद रहेगा। ओके, अब आगे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर बोलते हैं हिंदी में से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 10th में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, 12th में। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे रखा है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एक ऐसा चारों तरफ का ऐसा परिवेश जिसमें हम किसी अपोजिट चार्ज को रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। ओके, अब अट्रैक्ट और रिपेल किस पर डिपेंड करेगा, अगर ये जो फील्ड है वो प्लस प्लस से बना हुआ है और हम प्लस ही लेके आ रहे हैं तो ये इसको दूर भगाएगा। ओके, और अगर हम ये माइनस माइनस का बना है और प्लस वाला ला रहे हैं तो ये अट्रैक्ट कर देगा इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, वह क्षेत्र जिसके अंदर हम किसी चार्ज को लाते हैं तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर वो दूर भागेगा, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको भी V से दिखाते हैं, इसका भी फॉर्मूला सेम हो गया, W/Q, मात्रक भी वोल्ट होता है क्योंकि ये भी एक विभव है, एक प्रकार का विभव है, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी सेम होता है और मात्रक भी सेम होता है। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ करंट, करंट के प्रकार, धारा के प्रकार। तो धारा दो प्रकार के हैं, एक है कन्वेंशनल जो पहले पुराने ज़माने में माना जाता था, ये फेक है, मतलब कि ये अवधारणा है और ये रियल वाली है, और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो रियल वाली है। तो देखिए कन्वेंशनल पहले यही मानते थे, ये वाला मानते थे, ठीक है। फ्लो ऑफ प्रोटॉन, फ्लो ऑफ प्रोटॉन क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये सोचते थे ना पहले कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आवेश है, तो इसलिए इसको प्रोटॉन बोला जा रहा है कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन। मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता था, ठीक है। प्रैक्टिकली अनइम्पॉर्टेंट है ही नहीं क्योंकि इसका ये तो ऐसी था, किताबों वाली भाषा थी, जब इलेक्ट्रॉन की खोजी तो ये कैंसिल हो गया, इसके बारे में ये सब कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कन्वेंशनल करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट देखिए जो हम आज भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो सच की करंट है, जो प्रैक्टिकल है, जो तारों में बहती है, वही वाली। देखिए इसकी खोज बाद में हुई, मतलब इससे बाद में हुई इसकी खोज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से किधर को जाता है, ये माइनस से प्लस की तरफ जाता है। ओके, माइनस से प्लस की तरफ जाता है, ठीक है। अगर ये बैटरी बनाऊँ मैं, अच्छा बैटरी में पता है नहीं, बड़ा वाला जो होता है डंडा वो होता है पॉजिटिव, और जो छोटा वाला डंडा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव से निकलेगा ऐसे और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका फ्लो, और प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसी का यूज लेते हैं हम। ओके, अब आगे देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
ठीक है, उसी को तो बोलेंगे विद्युत परिपथ। एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा रास्ता जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। ठीक, ओपन सर्किट क्या होता है? इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रोकन सो नॉट करंट इज फ्लो, सो नॉट करंट इज फ्लो। देखिए क्या होता है, देखिए ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, ये यहाँ से टूट रखा है, ठीक है, ये तोड़ने और जोड़ने का काम कौन करता है? स्विच करता है, जिसे हम आगे देखेंगे स्विच। यानी ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। अब कनेक्टेड नहीं है तो ये क्या होगा? इसमें फ्लो तो होगा ही नहीं धारा का, ये जुड़ा हुआ है नहीं, तो धारा का फ्लो नहीं होगा इसमें। धारा को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? एक बंद परिपथ चाहिए, ओके, पूरा बंद होना चाहिए, तभी धारा उसमें से प्रवाहित होगी। ओके, आप ऐसे सोचिए, बल्ब बना देता हूँ एक, ये बल्ब है और ये तार है, ठीक है, बीच में से ये टूट रखा है, यहाँ से आपने इसमें करंट दिया, ठीक है, तो क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से तो ये टूटा हुआ है, जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये जलेगा ही नहीं। ओके, तो ओपन सर्किट क्या होता है? जो ब्रोकन होता है, टूटा होता है, कहीं से खुला हुआ होता है, ओके, ये खुला हुआ है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट इन विच ऑल द कंपोनेंट ऑफ सर्किट आर ज्वाइंट टू वन अनदर सच दैट कंटिन्यूस करंट फ्लो थ्रू देम, ठीक है, यानी सारे कंपोनेंट, इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं सब क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक, ताकि क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक, तो ये ऐसे बंद रहता है यहाँ से, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट है इसलिए धारा प्रवाहित हो सकती है इजिली, ठीक। आगे देखते हैं, अब आगे देखिए रियोस्टर, रियोस्टर, ठीक है, इसको धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है? दूसरा, धारा नियंत्रक, ठीक। एक बार क्वेश्चन आ भी रखा, धारा नियंत्रक किसे बोलते हैं? तो रियोस्टेट को बोलते हैं, ठीक। रियोस्टेट देखिए क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक। अभी आपको प्रतिरोध के बारे में बताया नहीं ना मैंने, तो देखिए प्रतिरोध के बारे में, ओके, तो पहले प्रतिरोध के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा को प्रवाहित होने से रोकना, ठीक है, किसी सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, इसको रोकना, इस धारा को रोकने के गुण को ही बोलते हैं हम प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस, कि हम रजिस्ट कर रहे हैं, धारा को आगे जाने नहीं देंगे हम, ये होता है प्रतिरोध। ओके, और रियोस्टेट क्या होता है? ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कि जो अपने आप को बदल सकता है, जिसका प्रतिरोध बदल सकता है। तो रियोस्टेट क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है, लंबा होता है, ये इस टाइप का होता है, गोल सा लंबा, इसके ऊपर एक वो लगा देते हैं जिसको हम आगे पीछे ले जाते हैं, तो इसका प्रतिरोध बदलता रहता है, ठीक। और एक वो छोटा वाला भी रियोस्टर भी होता है जिसमें एक नट लगा होता है, उसको हम घुमाते हैं, जितना घुमाते हैं तो उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है, वो भी एक रियोस्टेट होता है। ओके, तो रियोस्टेट क्या है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल मतलब कि जिसका प्रतिरोध बदल सकता है, ओके, विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स लाइक सेल। मतलब देखिए प्रतिरोध कैसे बदल सकते हैं हम? वोल्टेज को बढ़ाए या घटा के, ठीक है, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम सेम रखेंगे वोल्टेज और इसको आगे पीछे करेंगे, उसी में चेंज हो जाएगा प्रतिरोध। ओके, तो रियोस्टेट ये होता है, एक डिवाइस होता है। इसका साइन ये होता है, देखिए ये प्रतिरोध का साइन हुआ, ये किसका साइन हुआ? प्रतिरोध का। और रियोस्टेट का साइन ये होता है, ये पूरा क्या हो गया? रियोस्टेट का साइन। ओके, आगे देखिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हिंदी में गैल्वेनोमीटर ही बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट। ओके, गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो क्या काम करता है? बहुत छोटे अमाउंट के करंट को भी माप लेता है, बहुत छोटे अमाउंट के करंट को भी मेजर कर लेता है, ये होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम समझ गया, क्या काम करता है? धारा को मापने का काम करता है। कैसी धारा को? बहुत छोटी अमाउंट वाली धारा को भी माप लेता है, ठीक। अब आगे देखते हैं ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगा कि नियत तापमान पे किसी धारावाही चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होता है, नियत होता है, ठीक है। इस नियतांक को धारा का प्रतिरोध कहते हैं। ओके, क्या बोला मैंने? किसी धारावाही चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। इस नियतांक को क्या बोलते हैं? इस नियतांक को बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध बोलते हैं और इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ओम्स लॉ से हमें क्या पता चलता है? प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध है ओम्स लॉ और इसका फॉर्मूला क्या हो? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। ओके, प्रतिरोध के बारे में मैंने आपको बता दिया। चालक का वह गुण, चालक देखिए, एक होता है चालक यानी कि कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर यानी कि कुचालक, और एक होता है अर्धचालक जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर तो आपका 11th में है। ओके,
यहाँ पे क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, यानी चालक क्या होते हैं, जो अपने आप से, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। जैसे तांबे की तार, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, कंडक्टर है, चालक है, जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। मानव का शरीर भी कंडक्टर है। वही इंसुलेटर, इंसुलेटर जो अपने आप से धारा को प्रवाहित होने नहीं देता, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, सूखी हुई लकड़ी, कागज, ये सब क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, जो अपने अंदर से धारा को प्रवाहित होने नहीं देते, उन्हें कुचालक कहते हैं। ठीक, तो प्रतिरोध देखिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, चालक का वह गुण, कंडक्टर का गुण है ये, वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक है, वो मना करता है। ओके, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम ऐसे बनाते हैं, ओम, इसका एसआई यूनिट हो गया ओम। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में देखिए, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, एक तो ओम हो गया एसआई, इसको देखिए वी क्या हो गया, वी का होता है वोल्ट, और करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसका एक और यूनिट होता है, वोल्ट पर एम्पियर। ओके, तो ये तो हो गया प्रतिरोध। अब प्रतिरोध समझ आ गया, रियोस्टेट भी समझ में आ गया आपको कि रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर सकता है, प्रतिरोध को चेंज कर सकता है। ओके, ठीक ठीक। अब आगे देखिए, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीडीएस के पेपर में हर साल एक क्वेश्चन आता है। ओके, देखिए क्या, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ओके, आपके सिलेबस में भी ये लिख रखा है कि रेजिस्टेंस किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। तो देखिए, प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है, तो देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर, जो तार है, तार की लंबाई पे डिपेंड करता है। इसके क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी तार जितनी लंबी होगी उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसमें धारा कम बहेगी। धारा कम क्यों बहेगी, क्योंकि प्रतिरोध तो धारा के प्रभाव को रोकता है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, दूसरा देखिए एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर देखिए, जैसे ये तार है, कोई लंबी सी तार, इसको मैंने बीच से काटा। ठीक है, अब इसको ऊपर से देखूंगा तो मैं ऐसे दिखेगा ना, गोल सा, और इसके अंदर वायर होगी। तो जो ये ऊपर से जो दिख रहा है, इसका अगर मैं एरिया निकाल दूं तो इसी को बोलते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पूरा लिख देना, एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें देखिए, इसके क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, यानी कि एरिया जितना ज़्यादा होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और एरिया जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। तो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड, टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये आपका दोस्त है कोई, ठीक, इसको गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, इसने बोला कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, पर आप इससे खतरनाक इंसान हो, आपने मन बना रखा कि आज मुझे इसे गुस्सा दिलाना है। ठीक, तो आप इसके सामने पहले गुस्सा दिलाने वाली बात करोगे, बोलेगा मुझे तो आ ही नहीं रहा गुस्सा, और गुस्सा दिलाने वाली बात करोगे, और ऐसे धीरे 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 गुस्सा दिलाते रहोगे। ठीक, तो क्या ये क्या कर रहा है, आप गुस्सा दिला रहे हो, जो आप गुस्सा दिला रहे हो उसको आप मान लो धारा, धारा। ठीक, और जो ये रोक रहा है, मतलब गुस्सा होने से रोक रहा है खुद को, उसे मान लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, गुस्सा होने का विरोध कर रहा है। ठीक है, और आप इसको गुस्सा दिला रहे हो। ठीक, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये कितना भी अच्छा इंसान हो, गर्म तो हो ही जाएगा गुस्से से। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दोगे तो गर्म तो हो ही जाएगा, यानी इसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ओके, आप जितना ज़्यादा उसको गुस्सा दिला रहे हो, यानी कि धारा दे रहे हो, उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी उसको रोकता जा रहा है। अब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, पर इसके साथ साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, यानी इसका सिर गर्म हो रहा है, फटने वाला हो रहा है, कि अब फट ही जाएगा ये, ऐसा हो रहा है। ठीक, तो टेम्परेचर क्या समानुपाती होता है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका यूज़ हम लेते हैं, कहाँ पे यूज़ लेते हैं, जैसे टंगस्टन का हम हीटर बनाते हैं, हीटर में प्रेस बनाने में इसका यूज़ लेते हैं। ठीक है, मतलब उसका क्या करते हैं, प्रतिरोध ज़्यादा कर देते हैं। जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन की वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा तो ये सबसे ज़्यादा करंट को झेल सकता है, और करंट को झेलेगा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा, और इसी का हम यूज़ ले लेते हैं हीटर बनाने में। ओके, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा देखिए, नेचर ऑफ वायर, वायर का नेचर उस पर भी डिपेंड करेगा। देखिए, एक है कॉपर की वायर, एक है एल्यूमिनियम की वायर, और एक है सिल्वर की वायर, तीनों अलग अलग मटेरियल का वायर है। इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, चांदी का होगा। सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब ये
इसके अंदर धारा आसानी से प्रवाहित होगी। यानी अगर इन तीनों में देखें तो कॉपर का ज़्यादा है रेजिस्टेंस, फिर एल्युमिनियम का है और सबसे कम है चांदी का। ओके, तो डिफरेंट मटेरियल के रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। अगर हम चांदी का वायर यूज़ करेंगे घरों में तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत कम बिल आएगा। लेकिन चांदी इतना महंगा होता है कि इसकी वायरिंग लगा सकते। चोर आएगा तो वो सबसे पहले सामान तो दूर, वो तार उखाड़ेगा दीवारों को तोड़ तोड़ के। ओके, तो चांदी का हम लगा नहीं सकते, ठीक। लेकिन चांदी का रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम होता है। रेजिस्टेंस सबसे कम होगा यानी कि धारा इसमें सबसे अच्छे से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ वायर, जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका। एरिया ऑफ वायर, इसका उल्टा होगा, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर यानी कि डिफरेंट टाइप के नेचर होते हैं और उनके रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये हो गए 4 टाइप, इन पे डिपेंड करते हैं। अब इन चारों को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। पहला पढ़ा था हमने कि जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पहला हो गया। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था कि एरिया के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, L बाई ए, ठीक है, ये बन गया। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और वहाँ बराबर का साइन लगाते हैं तो उसके साथ साथ एक कांस्टेंट भी लगाना होता है। ओके, तो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और वहाँ पे लगाया बराबर का साइन, उसकी जगह क्या आ गया, एक कांस्टेंट, और ये हो गया L बाई ए। ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, ऐसे बनाते हैं इसको रो, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास फॉर्मूला इन चारों फैक्टरों को मिलाने पे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये फॉर्मूला याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आजकल। ओके, और CDS में तो हर साल बनते हैं इस पे, ठीक। ओके, अच्छा, रो के बारे में बताना भूल गया। रो क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। ओके, यानी कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से हो जाएगा। यानी हमें रो की वैल्यू निकालनी है तो रो को तो यहीं रखेंगे, ये चल जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके नीचे, यानी R A बाई L, ये बन गया। अब इसका मात्रक निकालना है, सबका मात्रक रख दीजिए। R का क्या पढ़ा हमने, ओम, और देखिए एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ऊपर क्या बचा, ओम मीटर, ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ओके, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता, चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती। अब ये ध्यान देना है आपको कि चालक की प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस तो बदलता है, ठीक। किसके साथ साथ, ये लंबाई के साथ बदलता है, क्षेत्रफल के साथ बदलता है, नेचर के साथ बदलता है। लेकिन प्रतिरोधकता जो हमने ये रो पढ़ा, ठीक है, रजिस्टिविटी लंबाई के साथ नहीं बदलता, चाहे हम बड़ी तार लें छोटी तार लें, नहीं बदलेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलेगा, ओके, कैसा भी उसका क्षेत्रफल हो नहीं बदलेगा, पर वस्तु के तापमान के साथ परिवर्तित होती है, ठीक। ये क्या करेगा, वस्तु के तापमान के साथ परिवर्तित होती है, तापमान बढ़ने पर रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। ओके, क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है, ठीक। और ये नेचर के साथ भी बदलती है, रेजिस्टिविटी नेचर, जैसे एक हमने कॉपर का लिया और एक हमने ले लिया एल्युमिनियम का, तो इनकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो नेचर के साथ तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन लंबाई और उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है इसमें कुछ, ठीक। तो ये था प्रतिरोधकता और प्रतिरोध। देखिए रेजिस्टिविटी का रेंज होता है धातु में, अधातु में और उपधातु। देखिए धातु और मिश्र धातु का जो रेंज होता है वो होता है 10⁸ से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर। इसके बीच क्या होते हैं, धातु होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, इसके बीच होती है, ठीक। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है। ये हमने पीछे भी देखा था जब हमने वो वाला मेटल नॉन मेटल वाला पढ़ा था, कि जो हम अलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, वो अच्छे होते हैं उनके जो ओरिजिनल वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम और उसका हमने एक कोई अलॉय बना दिया, तो जो अलॉय बनाएंगे वो अच्छा वर्क करेगा एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। तो मिश्र धातु अच्छा होता है, उसके जो रियल वाला एलिमेंट होता है उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो प्रतिरोधकता होती है उससे अच्छी होती है। विद्युत रोधी इंसुलेटर की रेंज कितनी होती है, इंसुलेटर की रेंज होती है 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक,
ओके, अब यहाँ बच गया है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का खुद ढूंढ के लिख लेना। ठीक, ये हो गया कंडक्टर का। कंडक्टर का होता है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर, और इंसुलेटर का होता है 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर। ओके, एग्जाम में पूछे जाते हैं वैल्यू, फॉरेस्टर के एग्जाम में तो ये पूछे भी गए थे, देख लेना पेपर उठा के। आगे देखिए, तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम का ही क्यों करते हैं हम विद्युत संचरण के लिए, इसकी जगह और कोई लोहा क्यों नहीं लगा देते? ठीक, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम है। ठीक है, कॉपर की और एल्युमिनियम, इन्हीं की वायर क्यों बनाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता है वो कम है। प्रतिरोधकता कम है यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित होगी और इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं होगा। अगर यहीं पे हम इसकी टंगस्टन की बना दें तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपके। तो ये था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, समझ में आ गया आपके। अब आगे देखिए, प्रतिरोध को सर्किट में दो प्रकार से लगाया जा सकता है। किसी परिपथ में प्रतिरोध को दो प्रकार से लगा सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन दो प्रकार से बनता है। एक होता है श्रेणीक्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है समांतरकरण यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन करा के कोई फायदा नहीं। 10th में तो हम पढ़ नहीं रहे जो 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन और लिख के आना है वहाँ डायग्राम बना के। हमें तो बस फॉर्मूला रटना है और वहाँ क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उसे सॉल्व कर देंगे। ओके, और यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, फॉरेस्टर के एग्जाम में आए हैं न्यूमेरिकल, आपके भी एग्जाम में आएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है पहले ये देखिए, करंट सेम होता है। देखिए बना के दिखा देता हूँ, ये 2 3 रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, ये लगा देता हूँ बैटरी। ठीक है, ये बैटरी लग गया, ये बैटरी लग गया। ठीक है, अब देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, ये एक लाइन में लगे हुए हैं, इसी को बोलते हैं सीरीज में, श्रेणी क्रम में। ओके, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, तीनों में धारा क्या होगी, बराबर होगी। अगर मैं यहाँ से 3.5 एम्पियर दे रहा हूँ तो इसमें भी 3.5 होगी, इसमें भी 3.5 होगी, इसमें भी 3.5 होगी। ठीक है, मतलब धारा चेंज नहीं होता है, लेकिन विभव देखिए, बैटरी अगर मैंने लगाया 2.5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, विभव सब में चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होता है, पर जो करंट होता है वो रिमेन कांस्टेंट। सब में जितने भी प्रतिरोध सब में करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको ये फॉर्मूला रखना है कि अगर श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उनका जो सबका प्रतिरोध कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, तो सबको जोड़ देना है सिंपली। ये टोटल होगा आपका R1 + R2 + R3, जितने भी लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देना है सिंपली। ओके, ये हो गया श्रेणी क्रम। पैरेलल क्रम में देखिए, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल क्रम में पहले बना देता हूँ, एक ये लगा दिया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, और यहाँ नीचे मैंने लगा दिया बैटरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये है 2.5 वोल्ट का कोई बैटरी है, और यहाँ से 3.5 एम्पियर, ऐसी ही गलत वैल्यू लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 3.5 एम्पियर की विद्युत धारा जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और तीनों क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल और सीरीज तो ये तो पता ही है आपको, पैरेलल यानी कि सीध में लगे हुए हैं एक दूसरे के। ठीक, तो यहाँ देखिए 1 2 3, इन तीनों में विभव तो सेम होगा, यानी सब में 2.5 वोल्ट जाएगा, लेकिन धारा सब में अलग जाएगी। इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, इसमें I3 जाएगी, यानी धारा तीनों में डिवाइड हो जाएगी धारा। तो इसमें हमने क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है तीनों में, पर जो करंट होता है यानी धारा होती है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल निकालने का 1/R, यानी ये R क्या है टोटल, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डैश 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 जितने भी है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको लास्ट में पलट देना है। ठीक, जैसे कि 1/R की वैल्यू आई 1/10, तो इसको पलट देना है तो आ जाएगा R की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, 10 ओम, ऐसे करना है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। ताप क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुना समय। ठीक है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले में देखिए। हमें पता है एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम, ये पता होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी हीट एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को मैं H ले लेता हूँ, तो H = PT, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये हम पीछे देख के आए थे 9th में।
ठीक है। हीट का फॉर्मूला हम पीछे देख के आए थे कि पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है। अब इसको हम लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है कि ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय। ओके, अब यहाँ देखिए एच इज इक्वल टू पी टी था, पी इंटू टी, ठीक। और P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। वोल्टेज और हम एम्पियर को यानी करंट को इंटू कर देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी, कितनी पावर है, ठीक है। अगर किसी बल्ब की आपको पावर निकालनी है, अपने चार्जर की पावर निकालने की, आपका जो मोबाइल चार्ज करने का चार्जर है उसकी पावर कितनी है, तो उसमें लिखा रहता है आपका वोल्टेज, वोल्टेज दिया रहेगा। और देखिए वोल्टेज दे के रखता है कि 10 वोल्ट और 2.5 एम्पियर, ठीक है। ये वोल्ट है और इसकी पावर पूछी जाए तो दोनों को इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 वाट। 25 वाट आ गया आपका पावर, ठीक। तो एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है, P इक्वल टू वी आई, पावर निकालना है, किसी भी चीज़ का पावर निकाल सकते हैं, किसी बल्ब का और किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस का, किसी का भी, ठीक है। तो देखिए हमने अभी क्या देखा था, H इक्वल टू पी टी था और P की जगह हमने क्या, और P की जगह हम क्या रख सकते हैं, वी आई रख सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया, H इक्वल टू वी आई टी। पहला फॉर्मूला क्या बन गया, H इक्वल टू वी आई टी, ओके, H इक्वल टू वी आई टी। और एक अभी हमने पीछे ओम्स लॉ पढ़ा था कि R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है। R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, V यहीं पे रहते हैं, I को यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो इस V की जगह हम आई आर रख सकते हैं, तो आई आर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, ओके ओके। अब यहाँ पे हम आई की जगह भी तो रख सकते थे, हमने ये देखा था ना, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आई को वहाँ भेज देते हैं, आर को नीचे भेज देते हैं, यानी कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में आई की जगह वी अपॉन आर रख देते हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में आई की जगह वी अपॉन आर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ओके। तो ये होते हैं इसके सारे फॉर्मूले, किसके, इसके हीट के, ठीक है। हीट के ये फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। एच इक्वल टू पी टी पहला फॉर्मूला था, फिर था वी आई टी, फिर था आई स्क्वायर आर टी और एक था वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं इसके, चार फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर देख दिया हमने अभी, पी इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। और इसको और भी लिख सकते हैं हम कैसे, वी की जगह हम वही ओम्स के नियम से यहाँ पे वी की जगह हम आई आर रख देंगे तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर, या फिर हम आई की जगह रख देंगे वी बाई आर तो ये बन जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन एक ही नियम, सारे कॉम्बिनेशन एक ही फॉर्मूले से बन रहे हैं। ये हो गया पावर के फॉर्मूले, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, देखिए इसमें याद तो कुछ करने वाला है नहीं, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और एक बेसिक, जैसे कि पावर क्या होता है, वी अपॉन वी इंटू आई होता है, ठीक है। इसमें आपको वी की जगह रखना है वैल्यू, आई की जगह रखना है, तो ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। ऐसे एच इज इक्वल टू पी टी, एक ये फॉर्मूला याद रखना है और ओम्स लॉ वाला रखना है, और पी इज इक्वल टू वी आई रख देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ओके, इतना जूल होता है। और 1 किलोवाट बराबर इसको बोलते हैं 1 यूनिट, जैसे घरों में बिजली के मीटर लगे हुए ना, वो यूनिट के हिसाब से बिल आता है, 3.5 रुपये 1 यूनिट का वैल्यू होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने घर में यूनिट के हिसाब से। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतना जूल खर्च करते हैं हम एक यूनिट में, ठीक है। तो अभी मैं आपको बिजली बिल निकालना बताता हूँ कि आप अपने घर का बिजली बिल कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। आपके घर में कोई रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी है, 400 वाट है। अच्छा मैंने कैसे बोला है पावर, क्योंकि इसकी यूनिट वाट है, वाट किसकी होती है, पावर की। 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर एक दिन में कितने घंटे चलाते हो आप, 8 घंटे चलाते हो। और यूनिट किस हिसाब से, 3 रुपये का एक यूनिट है, यानी 3 रुपये किलोवाट घंटा। इस हिसाब से 30 दिन मतलब 1 महीने चलाने में कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है P यानी कि पावर, ठीक है, D यानी कि D नहीं T लिख देते हैं, टाइम कितने टाइम के लिए चलाए जाते हैं, और D कितने दिनों के लिए चलाया जाता है, अपॉन 1000। 1000 क्यों किया, क्योंकि मुझे किलोवाट घंटे में निकालना है। अगर मैं यहाँ पे 1000 नहीं लिखूंगा तो वो निकलेगा वाट में,
ठीक है, वाट में निकलेगा। लेकिन मुझे वाट में नहीं निकालना है, हमें किलो वाट में निकालना है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि 1 किलो वाट की वैल्यू इतनी है, इसलिए मैं किलो वाट में, किलो वाट के लिए नीचे 1000 से भाग दे देना है। ओके, P इंटू टी इंटू डी, और एक N भी लगा दो यहाँ पे, कि जैसे माने कि 5 फ्रिज थे तो N 5 लिख देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1000। इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू लिखते हैं। P की वैल्यू है 400 और T की वैल्यू है 8, ठीक है, और D कितना है 30 दिन, डिवाइडेड बाय 1000। काटते हैं इसको, ये जीरो ये कट गया 0 0। अब इसको गुना करते हैं, 8 चौक 32 और 32 दिया कितना होंगे 96, तो 96 किलोवाट घंटा, ये आ गया हमारे पास 96 किलोवाट घंटा, यानी कि 96 यूनिट, इतने यूनिट खर्च कर दिए एक फ्रिज ने 1 महीने में, ठीक है। और हमें पता है कि 1 यूनिट का कितना बता रखा है, 1 यूनिट 3 रुपये का, तो इसमें 3 की गुना कर देंगे तो इतने रुपये का बिल आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप बिल निकाल सकते हो अपने घर में जितने भी अप्लाइंसेस है इलेक्ट्रिक, उन सब का बिल निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके जो न्यूमेरिकल है, इसके न्यूमेरिकल को हम प्रैक्टिस साइड में करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ मैं इसके न्यूमेरिकल, ठीक। तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।